नमस्कार, मैं हूं प्रिया रतूरी। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष चुनावी दंगल में। देखिए किसमें कितना है दम के फेर में फंसी है भाजपा और कांग्रेस। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन दोनों अभी तक चुनावी समर के योद्धाओं के नाम फाइनल नहीं कर पाई हैं। हालांकि उम्मीद से पहले चुनाव की तारीख तय होना भी टिकट बंटवारे में देरी का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, मगर टिकटों के फैसले में देरी की सियासी दलों की कुछ अंदरूनी वजह भी है। देखिए किसमें कितना है दम के फेर में फंसी भाजपा और कांग्रेस नामांकन शुरू होने के एक हफ्ते बाकी रहते हुए भी अपने चुनावी समर के योद्धाओं के नाम फाइनल नहीं कर पाई। हालांकि अपेक्षा से पहले चुनाव की तारीख तय होना भी टिकट बंटवारे में देरी का एक कारण माना जा रहा है, मगर टिकटों के फैसले में देरी की सियासी दलों की अंदरूनी वजह भी दिखाई पड़ रही है। अंतिम समय तक अपनी रणनीति को छुपाए रखने की मंशा, गुटिया राजनीति, भीतरघात की आशंका और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के चुनाव में भी बड़े राजनीतिक दलों की मशक्कत बढ़ा दी है। अलबत्ता अब उम्मीद की जा रही है कि नामांकन शुरू होने से पहले भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की कम से कम पहली सूची जरूर जारी कर देंगे। उत्तराखंड में जनाधार रखने वाले दलों में से केवल बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सभी 70 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जबकि भाजपा और कांग्रेस इस मामले में पिछड़ गए हैं। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों को देखते हुए सियासी पार्टियों को उम्मीद थी कि इस बार भी फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में चुनाव होंगे, मगर इस दफा मतदान की तिथि घोषित हो गई 30 जनवरी। लिहाजा पार्टियां प्रत्याशी चयन पर अपना पूरा होमवर्क नहीं निपटा पाई। टिकट आवंटन में विलंब के अलावा भी अन्य तमाम कारण दिखाई पड़ रहे हैं। राज्य में अधिकांश सीटों पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होंगे, तो दोनों ही दल इस फिराक में है कि पहले देख लिया जाए कि सीट पर दूसरे दल का कैंडिडेट आता है, ताकि उसके मुकाबले अपना कोई दमदार प्रत्याशी लाया जा सके। दोनों दलों में गुटिया राजनीति ने भी टिकट बंटवारे में विलंब कराया है। हर दिग्गज अपने खासम खासों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की होड़ में है। टिकट जल्द घोषित करने से असंतुष्टों द्वारा भीतरघात की आशंका भी इन्हें सता रही है। ये तो वही कारण है जो प्रत्याशी चयन में हो रही देरी के लिए दोनों दलों में कॉमन रूप से मौजूद है। इसके अलावा भाजपा में इन दिनों सर्वे आधारित चयन प्रक्रिया, तात्कालिक घटनाक्रम के उम्मीदवारों पर असर, रोजाना बदलते समीकरण, सहयोगी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय न होना और गुजरात व बिहार में अपनाए गए प्रत्याशी चयन फॉर्मूलों का उत्तराखंड जैसी छोटी छोटी विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में कारआमद साबित न होने की बात देर से समझ आना पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने में समय लगने का कारण बन रहे हैं। कांग्रेस के पास भी इसके कुछ अलहदा कारण है। मसलन पार्टी को लग रहा है कि वह एंट्री एनक्लेवेशन फैक्टर और राज्य में हर 5 साल में बदलाव के ट्रेंड को देखते हुए इस बार सत्ता में आ सकती है, तो वहां टिकटों की मारामारी कुछ ज्यादा ही है। फिर कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने को एक चेहरा नहीं है और क्षेत्र पार्टी अपना दावा पुख्ता करने से ज्यादा टिकटों का कोटा कब्जाने की कोशिश में है। सौभाग्य मिथिला के लिए उत्तराखंड से अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट। 2007 चुनाव के मुकाबले इस बार कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रत्याशियों का खूब पसीना बहेगा। कारण चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए तय की गई तारीखें। अगर तारीखों पर गौर करें तो महज 17 दिन प्रत्याशियों को चुनावी तैयारियों के लिए मिलेंगे। मैदानी क्षेत्रों के प्रत्याशियों के लिए तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पहाड़ी प्रत्याशियों को खूब भागदौड़ करनी पड़ेगी। नए परिसीमन के कारण इस बार नेताजी का ठंड में भी पसीना छूटेगा। इस बार कड़ाके की शीतलहर के बावजूद पहाड़ों पर प्रत्याशियों के पसीने छूटेंगे, जबकि मैदानी इलाकों से चुनाव लड़ने वालों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। ये मौसम की मेहरबानी से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग ने कार्यक्रम कुछ इस तरह से तय किया है कि जिसका असर चुनाव पे पड़ना लाजमी है। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को बहुत कम समय मिलेगा। जो नेताजी पिछले 5 सालों से क्षेत्र में हाजिरी बताते रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, पर ज्यादा परेशान वो हैं जो बाहरी हैं, अर्थात जिन्हें हम पैराशूट प्रत्याशी कहते हैं। एक नजर डालते हैं चुनाव आयोग के कार्यक्रम पर। 5 जनवरी से 12 जनवरी तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 13 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 को नाम वापसी है। ऐसे में कुल 14 दिन और नाम वापसी के दिन को मिलाकर 17 दिन प्रचार को मिल रहे हैं। मैदानी इलाकों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए तो यह काफी वक्त है, पर दिक्कतें आ रही हैं पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में एक दिन में सीमित क्षेत्र ही कवर हो पाता है। अगर बात करें तो धारचूला, बद्रीनाथ,
गंगोत्री, पुरोला ऐसी कई बड़ी सीटें हैं जिनका क्षेत्रफल अपने आसपास की सीटों से कुल क्षेत्रफल से ज्यादा है। एक तो दुर्गम पहाड़ी इलाके, परिसीमन से बिगड़ा भूगोल और उस पर कड़ाके की शीतलहर और बर्फीले मौसम, यानी प्रत्याशियों के लिए इस बार इधर कुआं उधर खाई वाली बात होगी। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कुणाल चौधरी की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार की आवाम इस बार प्रत्याशियों का कड़ा इम्तिहान लेगी। कारण, नेताओं ने धर्मनगरी की जनता को महाकुंभ के समय खूब कहा कि महाकुंभ आया और सौगात लाया। हर कोई महाकुंभ के दौरान हुए कार्यों को अपनी ही परिभाषा में कसेगा। काम को लेकर नेताओं के धारदार बयान एक दूसरे का मुकाबला करते नजर आएंगे। मतदाता अपनी ही कसौटी पर नेताजी के दावों व वादों को परखेंगे। अब देखना होगा कि महाकुंभ चुनावी समर में किसके लिए ढाल बनेगा तो किसके लिए तलवार। महाकुंभ आया और सौगात लाया का सत्र वाक्य चुनावी समर में किसी के लिए ढाल बनेगा तो किसी के लिए तलवार। हर कोई महाकुंभ के दौरान हुए कार्यों को अपनी ही परिभाषा में कसेगा। काम को लेकर नेताओं के धारदार बयान एक दूसरे का मुकाबला करते नजर आएंगे। मतदाता अपनी ही कसौटी पर नेताओं के दावों व वादों को परखेंगे। महाकुंभ के इस चक्रव्यूह में कई महारथी फंसे हैं। उनकी रणनीति सियासी शस्त्र व शास्त्र का प्रयोग कर इससे बाहर निकलने की है। महाकुंभ के आयोजन ने नेताजी को महासियासत करने के लिए मजबूर किया तो क्षेत्र की आवाम को भी यह सोचने पर विवश किया कि महाकुंभ से उसने क्या पाया और क्या खोया। महाकुंभ ने शहर की शक्ल बदली और बुनियादी सुविधाएं अधिक सुगम हुई, लेकिन कार्य की गुणवत्ता और अपनाई गई प्रक्रिया सवालों से बाहर नहीं निकल पाई। केंद्र सरकार कहती है कि सैकड़ों करोड़ों देने के बावजूद महाकुंभ के कार्यों में अनियमितताएं हुई, जबकि राज्य सरकार महाकुंभ के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद नहीं मिलने पे सवाल उठा रही है। महाकुंभ से पहले नेताजी के दौरे हुए तो बयानों को जारी करते समय उनमें सियासी रंग जरूर मिलाया गया। निर्माण कार्यों को लेकर यक्ष प्रश्न खड़े किए गए। सदन में महाकुंभ को लेकर हंगामा हुआ तो सड़क पर नारे भी गूंजे। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में महाकुंभ के कार्यों की गुणवत्ता तथा वित्तीय अनियमितता के मसले पर भी खूब खींचातानी हुई। महाकुंभ के दौरान हुए कार्यों पर बहस छिड़ी है। कार्यों से नाराज अभी भी मोर्चे खोले हुए हैं। निशाने पर उन लोगों को रखा जा रहा है जो प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर महाकुंभ के कामों से जुड़े हैं। महाकुंभ की आंच को भाजपा ठंडा करने का प्रयास कर रही है तो कांग्रेस उसे गरमाने की कोशिश में है। जनता भी महाकुंभ से हरिद्वार शहर को हुए नफा नुकसान पर बेबाक राय रख रही है। जहां अच्छा हुआ उनके लिए महाकुंभ सौगात से कम नहीं रहा और जहां कमी रही उनकी नाराजगी अभी तक बनी हुई है। क्षेत्रवासियों की महाकुंभ को लेकर जो भी उम्मीद थी उस कसौटी पर भी नेताजी को परखा जाएगा। साधु संतों की नगरी में महाकुंभ के कार्यों का विश्लेषण करने वालों की कमी नहीं है। देश दुनिया से हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान करने वाले भी शहर की तस्वीर के सच पर चर्चा करने से नहीं चूक रहे। धर्म नगरी में धर्म से किसने क्या किया यह सभी लोगों के सामने है। ऐसे माहौल में नेताजी के भाषणों को जनता अपने पैमाने से नापने के मूड में है। इसके साथ ही जो मुद्दे चर्चाओं में रहेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। नगर निगम और पालिका प्रकरण, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, मंशा देवी रोप व लीज का मामला, शिवमूर्ति चौक और बस स्टैंड के सामने हुए अतिक्रमण को साफ करना, यहाँ से हटाए गए व्यापारियों के पुनर्वास की व्यवस्था, भेल स्थित टिबड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण। कुल मिलाकर धर्मनगरी हरिद्वार में सियासी समीकरणों से जो चक्रव्यूह बना है उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। सौभाग्य मिथिला के लिए उत्तराखंड से अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट। इस विशेष में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे सपा के वरिष्ठ नेता गुलफाम अली से।